यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद अब हम बात करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जिसे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या जिसे हम घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के उस भाग से संबंधित है जो 100 माइक्रोमीटर से 1 सेंटीमीटर की रेंज में आता है, या इसे आवृत्ति के फॉर्म में कहें तो 3 इंटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज से 3 इंटू 10 टू द पावर 10 हर्ट्ज के बीच में आता है। इस क्षेत्र को माइक्रोवेव रीजन या सूक्ष्म तरंग विकिरण क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन और फार इंफ्रारेड रीजन के बीच का भाग होता है। जो माइक्रोवेव रीजन है, इसमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो उसके इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में चेंजेस ला दे, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करा दे। साथ ही उसमें इतनी एनर्जी भी नहीं होती कि वो उसके वाइब्रेशनल लेवल में चेंजेस करा दे। तो इसमें कितनी एनर्जी होती है? तो इसमें सिर्फ इतनी एनर्जी होती है कि वो इसके रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंजेस ला सकता है। इसलिए जो अधिकांश अणु हैं जो कि घूर्णन स्पेक्ट्रा शो करते हैं, वो माइक्रोवेव रीजन से एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं, यानी कि ये एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होते हैं। तो स्पष्ट है कि यदि माइक्रोवेव रीजन से यदि हम किसी मॉलिक्यूल पर रेडिएशन डालें तो उसके रोटेशनल एनर्जी में ही चेंजेस आएंगे, इसीलिए इसे प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम के या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांत को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो जो फ्री एटम्स होते हैं, मुक्त परमाणु होते हैं, वो ना तो घूर्णन प्रदर्शित करते हैं और ना ही वाइब्रेशन प्रदर्शित करते हैं, यानी उनमें ना तो घूर्णन होता है ना ही उनमें कंपन होता है। पर जो द्विपरमाण्विक अणु हैं, यानी जो दो परमाणुओं के संयोग से बने हुए हैं और मोस्टली ये सहसंयोजक बंध द्वारा बने होते हैं, तो ऐसे अणु में दोनों परमाणुओं की जो नाभिक होती हैं वो उनकी बॉन्ड लेंथ की दूरी पर अंतर्नाभ की अक्ष पर स्थित होती हैं। तो यदि हम कहें ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, तो इनका जो न्यूक्लियस होगा वो इनकी बॉन्ड लेंथ वाली जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उस पर स्थित रहता है। दोनों परमाणुओं के जो परमाणुवीय ऑर्बिटल हैं, जब अणु बनाने के लिए पास आते हैं तो नए आणविक ऑर्बिटलों की रचना करते हैं, जिसमें दोनों परमाणुओं के नाभिक स्पेस के बीच में रहते हैं। तो जब इनमें गति होती है तो उनके नाभिक भी गति करते हैं। तो इस तरीके से जब अणु का निर्माण होता है तो उसमें कई सारे एनर्जी लेवल्स बन जाते हैं, और ये जो अणु है वो अपनी अक्ष पर, इसकी जो घूर्णन अक्ष है उस पर रोटेशन करता है, जबकि जो स्वतंत्र परमाणु होता है उसमें इस प्रकार की कोई गति नहीं होती। अब क्या सभी डायटोमिक मॉलिक्यूल या सारे मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो कर सकते हैं? तो नहीं। इस रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करने के लिए आवश्यक कंडीशन है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा केवल उन्हीं अणुओं द्वारा प्रदर्शित होता है जिनमें डायपोलर मूवमेंट होता है, यानी जो स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं, जो ध्रुवीय होते हैं, केवल वे ही अणु रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं। और ऐसे अणु जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पाया जाता वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो नहीं करते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें डायपोलर मूवमेंट होता है, तो डायपोलर मूवमेंट से उनमें जब वो घूमते हैं तो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और ये विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है वो माइक्रोवेव रेडिएशन से इंटरेक्शन करता है, जिसके फलस्वरूप एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या फिर इमिट होती है और हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अणु के घूमने से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है उसे हम घूर्णन स्पेक्ट्रम या रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें माइक्रोवेव एक्टिव या सूक्ष्म तरंग सक्रिय अणु कहते हैं। उदाहरण के लिए
HCl या CH3Cl आदि इनका स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसलिए ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा देते हैं। परंतु कुछ अणु ऐसे भी होते हैं जैसे कि H2, N2, O2, जिनका डायपोलर मोमेंट नहीं होता है, जो डायपोल मोमेंट शो नहीं करते हैं, यानी ये अध्रुवीय होते हैं। इसलिए इन पर आप यदि माइक्रोवेव रीजन से रेडिएशन डालेंगे तो भी ये उसे अवशोषित नहीं करेंगे, यानी कि ये आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं, और ऐसे अणुओं को माइक्रोवेव इनेक्टिव अणु कहा जाता है। अब हम यदि किसी घूर्णन संक्रमण की ऊर्जा को यहाँ देखना चाहें तो किसी अणु की जो घूर्णन ऊर्जा होती है उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, E बराबर H स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर I J प्लस 1। तो किसी अणु की घूर्णन ऊर्जा को बताने के लिए ये समीकरण हम उपयोग में लाते हैं, जहां पर H क्या है? H प्लांक कांस्टेंट है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी जड़त्व आघूर्ण है, J रोटेशनल क्वांटम नंबर है, तो इस तरीके से इसमें ये 3 टर्म थी, जहां H प्लांक कांस्टेंट, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण, और J क्या है? रोटेशनल क्वांटम नंबर है, जहां J की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? तो इसकी वैल्यू 0 से लेकर कोई भी पूर्णांक तक हो सकती है। पर यदि हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो वहां एनर्जी को, यहाँ ये जो एनर्जी है वो जूल में है, तो वहाँ एनर्जी को वेव नंबर में व्यक्त किया जाता है। तो यदि इस घूर्णन ऊर्जा को हम तरंग संख्या में व्यक्त करें तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है E बराबर एच न्यू, और न्यू बराबर होता है C अपॉन लेमडा, जहाँ लेमडा वेवलेंथ है और C स्पीड ऑफ लाइट है, और 1 अपॉन लेमडा बराबर होता है न्यू बार, जहां न्यू बार क्या है? तरंग संख्या है। यानी कि यदि हमें न्यू बार चाहिए, तरंग संख्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे? E को hc से डिवाइड करेंगे। तो ये जो हमारा इक्वेशन था नंबर 1, ये जूल में एनर्जी को प्रदर्शित करता है, और इसको यदि हम तरंग संख्या में, वेव नंबर्स में शो करें तो हमें क्या करना होगा? हमको hc से इसको डिवाइड करना होगा। जब hc से डिवाइड करेंगे तो h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I, इसको भी hc से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, और यहाँ पर j प्लस 1, तो h से h कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम एक नया टर्म दे देंगे एप्सिलॉन, जे भी कह सकते हैं इसको, और ये बचेगा h 8 पाई स्क्वायर I C जे प्लस 1। ये किसमें वैल्यू आ रही है? सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है, अब ये जो पूरा हमारा कांस्टेंट आ रहा है, इसको हम एक नई टर्म दे देते हैं b, जहां b बराबर क्या है? h 8 पाई स्क्वायर I C। तो जो ये इक्वेशन सेकंड बना, इसका फॉर्म कैसा हो जाएगा? E j बराबर b j प्लस 1।
ठीक है, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 3। तो इस तरीके से हम किसी भी रोटेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको ईजे को रोटेशनल टर्म भी कहा जाता है, क्योंकि यह उस रोटेशनल लेवल की एनर्जी को व्यक्त करती है। तो जे की वैल्यू रखकर हम डिफरेंट एनर्जी लेवल की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी रिजिड रोटेटर के लिए अलाउड रोटेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी को काउंट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखें कि J बराबर 0 है, तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी आएगी? B इंटू 0, 0 प्लस 1, यानी कि वैल्यू आएगी 0। यानी जब J बराबर 0 होता है तो उस समय हमारा जो मॉलिक्यूल होता है वो रोटेट नहीं होता। यदि हम J बराबर 1 रखें तो आप देखेंगे एप्सिलॉन 1 की वैल्यू कितनी आएगी? B इंटू 1, 1 प्लस 1, यानी कि 2B सेंटीमीटर इनवर्स। यानी जो J इज इक्वल टू 1 यानी रोटेशनल एनर्जी लेवल पर एनर्जी होगी 2B सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक इसी तरीके से आप J2 के लिए काउंट कर सकते हैं एनर्जी की वैल्यू। तो कितनी आएगी? B इंटू 2, 2 प्लस 1, यानी कि 6B। तो इस प्रकार आप जो चित्र में देख रहे हैं ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बताए जा रहे हैं जो एक रिजिड रोटेटर के रोटेशनल एनर्जी लेवल को शो कर रहे हैं। तो J बराबर 0 पर 0 है वैल्यू, 1 पर 2B सेंटीमीटर इनवर्स, सेकेंड पर 6B, थर्ड पर 12B, 4 पर 20B। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वांटम नंबर के लिए एनर्जी लेवल्स की वैल्यू काउंट कर सकते हैं। अब रोटेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त कैसे होता है? तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसे मॉलिक्यूल जो डायपोल मोमेंट रखते हैं यानी जो ध्रुवीय हैं, तो हमें उस पर माइक्रोवेव रीजन से रेडिएशन देना होगा। और जब हम माइक्रोवेव रीजन से रेडिएशन देंगे तो वो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी वाले किस में चले जाएंगे? रोटेशनल लेवल में चले जाएंगे। मान लीजिए कि वो J बराबर 0 में है, मतलब अपनी मूल अवस्था में है, और वहां से वो कहाँ जा रहा है? J बराबर 1 में जा रहा है। तो जब वो इस ट्रांजिशन में जाता है यानी अपनी मूल अवस्था से J बराबर 1 ऊर्जा स्तर वाली अवस्था में जाता है, तो कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा वो कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी हमें दोनों के डिफरेंस से, यानी E1 माइनस E0 से। तो E1 कितना था आपका? 2B, और E0 कितना था? 0, यानी कि आपको कहाँ पर कितनी एनर्जी मिलेगी? 2B सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब यदि हम कहें वो J1 से J2 में जाता है तो फिर एनर्जी कैसे, कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा? हमें इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस देखना होगा। तो हम लिखेंगे E2 माइनस एप्सिलॉन 1। तो E2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 6B, और E1 की वैल्यू कितनी आ रही थी? E1 हमारा था 2B, यानी हमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसमें अब हमें लाइन कहाँ पर मिलेगी? तो वो मिलेगी 4B सेंटीमीटर इनवर्स पर। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट एनर्जी लेवल के बीच जो ट्रांजिशन हो रहे हैं वहां पर आपको लाइंस कहाँ मिलेंगी इसकी गणना भी आप कर सकते हैं। यदि एक हम बोले कि J1 से यदि कोई हमारा मॉलिक्यूल EJ लेवल से EJ+1 में जाता है तो एक हम फॉर्मूला उसका यहाँ पर निकाल सकते हैं और वैल्यू आती है हमारी
2b J+1, ये एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू आती है जब हमारा एनर्जी लेवल चेंज होता है J से J+1 में। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यदि ट्रांजिशन 0 से 1 में होता है तो हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो लाइन मिलेगी वो 2b सेंटीमीटर इनवर्स पर मिलेगी। यदि J1 से J2 पर जाते हैं तो लाइन हमें 4b सेंटीमीटर इनवर्स पर मिलेगी। और इसी तरीके से हम इस फॉर्मूले के द्वारा डिफरेंट जो एनर्जी के ट्रांजिशन हो रहे हैं उनको भी यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं वो हमें 2b पर मिलती है, 4b पर मिलती है, 6b पर मिलती है, 8b पर मिलती है, 10b पर मिलती है। तो इस तरीके से हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन J0 से डायरेक्ट J2 पर चले जाए या J3 पर चले जाए, यानी इस तरीके के संक्रमण भी पॉसिबल है। तो कौन से संक्रमण पॉसिबल हैं या अलाउड हैं, इसे बताने के लिए हम सिलेक्शन रूल की हेल्प लेते हैं। तो किसी रिजिड रोटेटर के लिए जो रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच ट्रांजिशन होता है तो केवल वो ही ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं जिनमें उसकी घूर्णन क्वांटम संख्या में केवल 1 से परिवर्तन होता है, यानी उसकी क्वांटम संख्या या तो 1 बढ़ती है या 1 घटती है। यानी कि केवल वो ही ट्रांजिशन पॉसिबल है जिनके लिए डेल्टा J की वैल्यू कितनी होती है, +-1, है ना। यहाँ प्लस चिन्ह क्या बता रहा है, एब्जॉर्प्शन को बता रहा है, जबकि माइनस चिन्ह किसको प्रदर्शित कर रहा है, उत्सर्जन को कर रहा है। चूंकि माइक्रोवेव रीजन में जो रिजिड रोटेटर होता है वो सिर्फ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो जनरली जो स्पेक्ट्रम होता है वो सिर्फ अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है। इसलिए सिलेक्शन रूल को यदि हम और थोड़ा रिफाइन करें तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा J बराबर +1, है ना। तो इस तरीके से केवल वो ही ट्रांजिशन पॉसिबल है जिनके लिए डेल्टा J की वैल्यू +1 होती है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मूल अवस्था से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट J2 पर चला जाए या J3 पर चला जाए। वो J0 से J1 पर जा सकता है, J1 से J2 पर जा सकता है, J2 से J3 पर जा सकता है। तो इस प्रकार हम सिलेक्शन रूल की सहायता से किसी रिजिड रोटेटर के या द्विपरमाण्विक अणु से प्राप्त होने वाले संपूर्ण स्पेक्ट्रम को अध्ययन कर सकते हैं।